friends, welcome to Success is the platform where you get the success in an easiest way. I hope सबके सब बहुत अच्छे होंगे, उम्दा तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे, खूब नॉलेज गेन कर रहे होंगे, डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, गेट की जोरों शोरों से तैयारी चल रही होगी। एसएससी का तो अभी फॉर्म नहीं भरा, बट उसकी भी प्रिपरेशन हम लोग जोरों शोरों से कर रहे होंगे। गाइज एक बात कहना चाहूँगा, आप लोगों का रिस्पॉन्स ठीक ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है वीडियो पर। तो एक बात कहना चाहूँगा यार, रिस्पॉन्स थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि हम लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। हमारा एम है कि जो बच्चे यहाँ से इंजीनियरिंग क्लियर करेंगे उनमें से 70 to 80% बच्चों को गेट क्वालिफाई कराना ही कराना है। तो इसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी, हमको भी और तुमको भी, दोनों को। तो हम मेहनत करने में लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ बड़ा सेटअप कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, बट आपका रिस्पॉन्स इतना नहीं आ रहा। सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू, इट्स माई ऑर्डर टू यू, वट एवर यू थिंक इट इज दैट, इसका रिस्पॉन्स बढ़ाओ। और गाइज आप लोग लाइक का बटन कम दबा रहे हो यार, लाइक जरूर प्रेस करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है। पसंद नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन ऑल्सो पुट द डिसलाइक देयर ऑल्सो, सो कोई दिक्कत नहीं है। बट कमेंट में मेंशन जरूर करना है आपको, आप क्यों वीडियो को डिसलाइक कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को पता लग सके इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो ये वीडियो देख रहे हैं, आज हम क्या करने वाले हैं, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो पेंटेप पर बनाया था, पेंटेप की बात भी करनी है, वो बाद में करता हूं। पेंटेप पर जो लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा अपना केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कंप्लीट कर दिया था। एंड नाउ इट्स अ टर्न टू सॉल्व द कंसेप्ट अबाउट द बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है अपने को। देखिए ज्यादा नहीं है, सबसे छोटा है, देखी जाए तो है क्या इसके अंदर। आप सभी को पता है प्यारे दोस्तों कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी का मतलब होता है जो जीव जंतुओं से रिलेटेड होती है, यही मतलब है। यहां पर लिखूंगा रिलेटेड टू, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, यही से काम हो जाएगा। रिलेटिव टू लिविंग बीइंग्स, ऐसा लिख दिया। लिविंग बीइंग्स को हम लोग हिंदू में कहते हैं, हिंदी में जीव जंतु। तो जो चीज जीव जंतुओं से रिलेटेड होती है उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल पानी में कैसे रिलेटेड, कैसे है ये पानी में कौन से जीव जंतु होते हैं। आपको पता है पानी के अंदर भी कीड़े मकोड़े होते हैं, कैसे, आपने देखी होगी प्यारे दोस्तों, काई हिंदी में बोलते हैं उसको, और इंग्लिश में मेरे प्यारे दोस्तों उसको कहा जाता है एल्गे, जो कि एक तरह का ऑर्गेनिक मैटर होता है। आपने देखे होंगे बैक्टीरियाज के बारे में आपने सुना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, पानी में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या है, वो एक तरह के जीव जंतु ही तो है। तो उनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड अपने को स्टडी करनी है, कितने प्रेजेंट है, क्या बीमारी फैलाते हैं, क्या कर सकते हैं पानी के अंदर, वो सारी चीजें जो पानी से रिलेटेड है उन जीव जंतुओं की वजह से, वो हमें इसके अंदर पढ़ना है। आई होप ओवरऑल समझ में आ गया होगा एक्चुअली में इसमें है क्या। अब बात आती है प्यारे दोस्तों यहां पर कि देखो, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में समझा। दो तरह के एक्चुअली में मैटर प्रेजेंट होते हैं मेरे पानी के अंदर। कौन कौन से, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। मेरी बात को जरा ध्यान से समझ के चलेंगे दोस्तों। देखो, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो तरह के मैटर मेरे पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। यहां पर बात आती है कि ये बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है दोस्तों। बायोडिग्रेडेबल का मतलब है जो डीकंपोज हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन की वजह से। मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उन मटेरियल को खाना शुरू कर देते हैं, उनमें से जो कार्बन होता है उसको यूज करना शुरू करते हैं। किस लिए, मैंने बताया था आप लोगों को, कार्बन वो चीज सिर्फ और सिर्फ एनर्जी के लिए यूज करी जाती है। तो दो तरह के मटेरियल प्रेजेंट होते हैं, एक होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डीकंपोज होना शुरू हो जाते हैं। डीकंपोज का मतलब होता है प्यारे दोस्तों टूटना, तो शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। एंड विच आर नॉन डीकंपोजेबल, तो यहां से लिखूंगा नॉन डीकंपोजेबल बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको बोला जाता है प्यारे देवियों और सज्जनों नॉन बायोडिग्रेडेबल। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दो तरीके के होते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से टूट जाते हैं वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल, और जो नहीं टूटते वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों टूटते हैं, क्यों तोड़ते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको अभी अभी मैंने बताया, डीकंपोज फॉर द कार्बन मिलता है उनको उन मटेरियल से, इसीलिए वो उनको तोड़ते हैं। कार्बन क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी,
ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है आपसे कि कार्बन किस काम आता है, तो अपने को पता होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अब मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि ये जो होते हैं दो तरीके की एक्चुअली में डिकम्पोजिशन होती है, एक होती है एरोबिक, एक होती है नॉन एरोबिक। या उससे पहले एक चीज और लिखवाएंगे यहाँ पर, ये लिख लिया होगा, आई होप कोई मुश्किल नहीं है इसमें। एक पॉइंट आता है यहाँ पर जेंटलमैन, क्वेश्चन पूछ सकता है, एसएससी में तो शायद ना भी पूछे, बट डीएमआरसी एलएमआरसी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कि इट इज इजियर टू डिकम्पोज एलिफेटिक मैटर, एलिफेटिक ऑर्गेनिक मैटर एज कंपेयर टू एरोमेटिक। ये है क्या, जरा समझते हैं इस चीज को यार। देखिए एलिफेटिक क्या होता है, एलिफेटिक वो होता है जो एक ही चेन में चलता है। सपोज मैंने एक हाइड्रोकार्बन दिया आपको, सी 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 सी, यहां पर H, यहां पर OH, कुछ इस तरह का हाइड्रोकार्बन दिया, और मेरे प्यारे दोस्तों आपको दिख रहा है यहां पर कि ये एक ही लाइन में चल रहा है ना। और मैंने एक तरफ आपको हाइड्रोकार्बन दिया, कुछ इस तरह का दे दिया मैंने, सपोज फिनोल, ठीक है, मैंने आपको यहां पर दे दिया फिनोल, और आपको पता है ये लाइन में नहीं चल रहा, ये अंगूठी में चल रहा है। कहने का मतलब है रिंग शेप स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है एरोमेटिक, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है एलिफेटिक। बस इससे ज्यादा मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ ले जाना नहीं चाहूंगा, इतना बहुत है आपके लिए। ये बोला गया है ऊपर कि एलिफेटिक को तोड़ना ज्यादा आसान है, एरोमेटिक को तोड़ना बड़ा मुश्किल है। ये एक नोट है आपका एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंटेलिजेंट बंदा बैठा है तो आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, क्यों? सिंपल सी बात है, बहुत कम किताब में ऐसा लिखा हुआ है, जरा समझ के चलेंगे इस चीज को। क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक के अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डबल बॉन्ड आ रहे हैं। डबल बॉन्ड आने का मतलब क्या है कि उनमें पकड़ ज्यादा हो गई है। एक बॉन्ड है, वही मैंने दूसरी उंगली भी लगा दी, यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है ना, दो की ताकत ज्यादा हो गई। जब ताकत ज्यादा हो गई तो जल्दी टूटेगा नहीं, यही एकमात्र कारण है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस है, जिसकी वजह से इसकी पावर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, हेंस बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो टूटेगा कम। इसीलिए ये एक रीजन है कि एलिफेटिक को जल्दी तोड़ लिया जाता है। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। अभी बात आती है कि ये जो हम डीकंपोजिशन करते हैं, डीकंपोजिशन टेक्स प्लेस, दो तरीके से डीकंपोजिशन हो सकती है। एक होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या है? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। दूसरी मेरी होती है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेरी बात समझ में आई होगी प्यारे दोस्तों। जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं होती उसको बोला जाता है एनारोबिक डीकंपोजिशन, और जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसको कहा जाता है एरोबिक डीकंपोजिशन। लिख लेते हैं ये बात भी, जो इसकी प्रेजेंस में नहीं होती उसको बोला जाता है एनारोबिक, और जो इसकी प्रेजेंस में होती है उसको बोला जाता है एरोबिक। मेरी बात समझ में आई होगी देवी और सज्जनों आप लोगों को ये बात। अभी बात आती है कि एरोबिक और एनारोबिक का फर्क तो हमने देख लिया कि ये एब्सेंस और प्रेजेंस का सारा खेल है, लेकिन एक टेक्निकल भाषा में कुछ मिलता है मुझे यहां से, मैं लिखना चाहूंगा इसको मिटा के ऊपर। देखिए नोट करके ये बात आप लोग लिख लेना कि एंड प्रोडक्ट्स इन एनारोबिक decomposition are generally unstable। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे प्यारे दोस्तों कि एनारोबिक डिकम्पोजिशन में जो आपके एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं प्यारे दोस्तों, वो जनरली स्टेबल नहीं होते। कौन कौन से निकलते हैं? एग्जांपल लिख देता हूं। एक हो जाता है H2S, दूसरा CH4 भी हो जाता है, तीसरा यहां पर आप लिख सकते हैं प्यारे दोस्तों अमोनिया भी हो जाता है। तो इस तरह के जो आपके प्रोडक्ट्स हैं ये अनस्टेबल होते हैं, जल्दी जल्दी से एनवायरमेंट में चले जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ घुल मिल जाते हैं या पानी के साथ ही घुल मिल जाते हैं। तो ये जो मेरे को मिलते हैं ये एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट्स है, बाद में जो मुझे मिलते हैं। और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एरोबिक
डीकंपोजिशन, ये डीकंपोजिशन लिखा है, ठीक है, आर स्टेबल इन नेचर। एरोबिक डीकंपोजिशन जो मेरे को एंड प्रोडक्ट्स देता है वो जनरली मेरे प्यारे दोस्तों स्टेबल होते हैं। कौन कौन से मेरे को यहां पर एंड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लिख लेते हैं। सल्फेट मिल जाता है जनरली मुझे यहां से, मेरे को कार्बोनेट मिल जाता है, एटसेट्रा। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये इसके कुछ एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। एक और यहां पर पॉइंट आता है, देखिए ऑक्सीजन मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो मेरे को कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में डाउन लगता है, थोड़ा बहुत मेरे काम करने की ताकत कम हो जाती है, ये बात आपको भी पता है। मैंने क्या करा, मैंने ऑक्सीजन गेन करा, मेरी ताकत बढ़ गई, मेरे काम करने की क्षमता बढ़ गई, यानी एफिशिएंसी बढ़ गई। और यहां पर भी तो वही सीन कर सकता हूं। एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन की कमी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो मैं यहां पर कह सकता हूं इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ डीकंपोजिशन स्लो होता है एनारोबिक का। मेरी बात समझ आई, क्यों ऑक्सीजन नहीं होता यहां पर? इसका मैं लिखना चाहूंगा प्यारे दोस्तों, रेट ऑफ डीकंपोजिशन जो होता है वो फास्ट होता है। मेरी बात समझ में आई होगी देवियों और सज्जनों, आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी बात आती है, एक पॉइंट मैं यहां पर लिखवाना चाहूंगा, नोट करके, कोई डिफरेंस नहीं है, पॉइंट है एक। आपको पता है एरोबिक डीकंपोजिशन के अंदर बाहर से ऑक्सीजन लिया जाता है, एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन होता ही नहीं है। और डीकंपोजिशन करने के लिए थोड़ी बहुत एनर्जी तो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए थोड़ा बहुत कहां से आता है, वो चीज अपने को पता होनी चाहिए। तो लिख लेते हैं प्यारे दोस्तों कि एनारोबिक डीकंपोजिशन के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो कहां से आता है, वो मॉलिक्यूलर बाउंडेड ऑक्सीजन को यूज करके लिया जाता है। लिख लेता हूं ये बात, ये लिख लिया होगा आई होप। नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो मैं नोट की फॉर्म में आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी गारंटी है, गेट तक का सिलेबस यहां पर चल रहा है पूरा, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। देख लेना आईएएस मास्टर के नोट्स, देख लेना मेड इजी वालों के नोट्स, सेम ही पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं पूरे। अभी बात आती है एसएससी की, क्या है ये, एसएससी भी कवर करेगा, डीएमआरसी भी कवर करेगा। कहने का मतलब है यहां से पढ़ लो, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे सरल भाषा में बहुत कम आपको समझाया जाता है। तो यहां से मेरे को रिस्पॉन्स चाहिए ले देकर आप लोगों का, तो रिस्पॉन्स बढ़ाओ यहां पर, ठीक है। नोट की बात करते हैं, यहां पर क्या कह रहा था कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इन एनारोबिक decomposition is fulfilled by consuming molecular bounded oxygen। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा यहां पर प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैंने लिखा यहां पर NO3 नेगेटिव, CO3 नेगेटिव, ये सब लिखा है क्या, इनके अंदर भी तो ऑक्सीजन है, आपको दिख रहे हैं ना। तो एनारोबिक डीकंपोजिशन के अंदर मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूलर बाउंडेड है, नाइट्रोजन या कार्बन या और कोई प्रेजेंट है, इन ऑक्सीजन को यूज करा जाता है जनरली, ठीक है, डीकंपोजिशन करने के लिए। और कुछ ऐसा होता है कई बारी कि हमारे जो बैक्टीरियाज हैं उनको ऑर्गेनिक मैटर में कार्बन की कमी मिल जाती है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है पेपर में। मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कई बार कार्बन की कमी हो जाती है, बिकॉज देयर इज नॉट एनी सफिशिएंट कार्बन इन द ऑर्गेनिक मैटर। मेरी बात को समझेंगे तो वो क्या करते हैं, वो कार्बन तो चाहिए, उनको एनर्जी तो चाहिए ना काम करने के लिए, वो कहां से लेते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सफिशिएंट कार्बन नहीं होता तो वो कुछ कार्बन यूज करता है। वो कार्बन कहां से करता है, वो अपने आप को खाना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी तो पूरी कार्बन की बनी हुई है, ये बात तो अपने को पता है, हर बॉडी कार्बन की है ना। तो अपने आप को खाना शुरू कर देता है, अपने ही सेल को खाना शुरू कर देता है, या तो अपनों को खाएगा या दूसरों को खाना शुरू कर देगा। घोर कलयुग आ चुका है यहां पर। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उस प्रोसेस को मेरे प्यारे दोस्तों बोला जाता है एंडोजिनस रेस्पिरेशन। क्या बोला मैंने यहां पर, मैं इंग्लिश में एक बार इसको डिक्टेट कर देता हूं। व्हेन ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट प्रेजेंट इन द सिस्टम इन द सफिशिएंट क्वांटिटी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूटिलाइजेस कार्बन फ्रॉम इट्स ओन सेल और फ्रॉम द नेबरहुड सेल।
या तो अपने आप को खाना शुरू कर देगा या पड़ोस वाले को खाना शुरू कर देगा। घोर कलयुग आ चुका है यहाँ पर। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोजीनस रेस्पिरेशन। एंडोजीनस का मतलब ही होता है अपने आप में। मेरी बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पर एक अंग्रेजी वर्ड है, देखो मैं अंग्रेजी में थोड़ा कमजोर हूँ, ये आपको भी पता है बचपन से हमारी बात। तो एंडोजीनस का मतलब क्या है? अपने आप में। अब गलत है सही है मुझे नहीं पता, मैंने ऐसे याद कर रखा है, देख लेना एक बारी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई होगी। लिखवाऊं क्या इस बात को? दोबारा से बोलता हूं, सुन लो कि when there is not sufficient carbon in the organic matter present in the water sample, then microorganism utilizes the carbon by eating its own cell. अपने ही सेल को खाना शुरू करता है, और by eating the neighborhood's cell, पड़ोस के घर को खाना शुरू करता है। That process is actually called the endogenous respiration. It is very important point, आपको पता होना चाहिए, SSC point of view से important है ये चीज। अभी मेरी बात आती है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर पैथोजेंस के बारे में थोड़ा पढ़ना है मुझे। ये पैथोजेंस है क्या? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जरा ध्यान से सुनना। इससे पेपर में आया हुआ है, गेट में भी आया हुआ है इससे रिलेटेड, तो अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा सुनते हैं इस बात को। मैं क्या कह रहा था अभी आपको? पैथोजेंस के बारे में पढ़ना है। देखिए पैथोजेंस क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। पैथोजेंस वो ऐसा कह सकते हैं वो बैक्टीरियाज हैं जो डिजीज को फैलाने में हेल्प करता है। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज को फैलाता है पानी के सैंपल के अंदर। तो लिख लेते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच स्प्रेड्स डिजीज, जो बीमारियां फैलाता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसको कहा जाता है पैथोजन। पैथोजन की कैटेगरीज होती हैं, इसके अंदर बैक्टीरिया भी आ जाता है, ठीक है। विच स्प्रेड्स डिजीज, बस इतना समझेंगे। अच्छा एक बात आती है, अब ये बीमारियां फैलाता है तो मुझे पानी के अंदर नापना पड़ेगा, लेकिन प्यारे देवी और सज्जनों याद रखना है, इसको नापना ना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल काम है इसको नापना। दूसरी बात, बहुत महंगा पड़ता है। तो लिख लेते हैं, इट्स मेजरमेंट इन द वाटर सैंपल, its measurement in the water sample is very difficult and costly। ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि ये महंगा पड़ता है और कॉस्टली होता है मेरे लिए। तो मैं क्या करता हूं? सो मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये डिफिकल्ट है, कॉस्टली है, तो हम पता है क्या करते हैं? हम कॉलीफॉर्म्स को नापते हैं। ये क्या होता है अभी बताता हूं। सो वी measure coliforms in water sample। WS is the water sample, ठीक है। ये कॉलीफॉर्म्स क्या है? कॉलीफॉर्म्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, याद रखना। दे आर हार्मलेस। लिख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली हार्मलेस होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात इनकी मुझे अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है कि ये अगर प्रेजेंट है ना मेरे पानी के अंदर तो वहां पैथोजन होगा ही होगा। ये प्रेजेंट नहीं है तो पैथोजन भी नहीं होगा। यानी इनकी प्रेजेंस और इनकी एब्सेंस पैथोजन की प्रेजेंस और एब्सेंस को दर्शाती है। लिख लेते हैं, देयर प्रेजेंस और एब्सेंस इंडिकेट्स द प्रेजेंस या फिर एब्सेंस। मैं पी को प्रेजेंस लिख रहा हूं, ए को एब्सेंस लिख रहा हूं, ठीक है, इन वाटर सैंपल। एक बात अच्छी लगती है, और एक बात अच्छी है, लिखना नहीं चाहूंगा वैसे ही बता देता हूं कि कॉलीफॉर्म की जो आयु होती है वो पैथोजन से ज्यादा होती है, ठीक है। तो इनकी प्रेजेंस इनकी एब्सेंस कहीं ना कहीं मेरे को पैथोजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बारे में बताती है। तो यानी मैं कॉलीफॉर्म को नाप लूंगा तो मेरे को पता लग जाएगा पैथोजेंस है कि नहीं है। ये कॉलीफॉर्म बहुत सारी तरीके के होते हैं। कॉलीफॉर्म टेस्ट, कॉलीफॉर्म्स को नापने में हम कॉलीफॉर्म टेस्ट का यूज करते हैं। कौन सा लिख लेते हैं जल्दी से। कॉलीफॉर्म्स को नापने में मेरे प्यारे दोस्तों कॉलीफॉर्म टेस्ट का यूज होता है। कौन सा टेस्ट होता है? जनरली वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन दो का नाम लिखूंगा, ई कॉली टेस्ट और बी कॉली टेस्ट। ई कॉली और बी कॉली गेट में क्वेश्चन आया हुआ है इनसे रिलेटेड, तो अपने को पता होना चाहिए। कॉलीफॉर्म टेस्ट किस लिए यूज होता है? पैथोजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस को बताने के लिए यूज होता है। कौन से दो मेजर है? ई बी। क्लियर है? अच्छा बात आती है यहां पर, अगर कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है, मैंने ई कॉली टेस्ट करा,
अगर कॉलीफॉर्म उसमें प्रेजेंट है तो ये देगा पॉजिटिव, अदरवाइज ये देगा नेगेटिव। तो मतलब समझते हो ना, पॉजिटिव का मतलब होता है कि पैथोजन प्रेजेंट है और नेगेटिव का मतलब होता है पैथोजन उसमें प्रेजेंट नहीं है, द पैथोजेंस आर एब्सेंट इन द वाटर सैंपल। मेरी बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे भाइयों और उन्हीं भाइयों की बहनों हमारा पुराना डायलॉग ये। तो फिलहाल इस चीज को लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा कॉलीफॉर्म टेस्ट। अच्छा, कॉलीफॉर्म टेस्ट कितने तरीके से किया जाता है तो मैं लिखवा देता हूं। एक होती है मेम्ब्रेन टेक्निक, मेम्ब्रेन टेक्निक पहला टेस्ट है। दूसरा मेरा टेस्ट है MPN, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। गेट में आज से पहले आया हुआ है, पूछ सकता है, और SSC पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंपॉर्टेंट लगता है। ये गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये SSC पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। तीसरा मेरा आता है कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे यहां पर देवी और सज्जनों। इन तीनों टेस्ट के बारे में मुझे समझना है, बहुत ही आसान टेस्ट है, जरा समझते हैं इस चीज को, ठीक है। अच्छा प्यारे दोस्तों, पहले समझते हैं अपना मेम्ब्रेन टेक्निक के बारे में। लिख लेते हैं मेम्ब्रेन टेक्निक किस काम आती है, ये मुझे भी पता है, कॉलीफॉर्म नापने के, ठीक है। जरा ध्यान से समझना यार, बड़ा आसान सा है कि आपका वाटर सैंपल होता है, इस वाटर सैंपल को आप क्या करोगे, एक मेम्ब्रेन के ऊपर से पास करोगे, स्टेराइल मेम्ब्रेन के ऊपर से पास करोगे। मेरी बात समझ में आई? इस वाटर सैंपल को आप स्टेराइल मेम्ब्रेन से पास करोगे, उसके बाद होगा क्या कि कॉलीफॉर्म्स जो होते हैं जनरली वो रिटेन हो जाते हैं इसके ऊपर। कॉलीफॉर्म्स की फैमिली जो है इस मेम्ब्रेन पर रुक जाती है, पानी निकल जाता है। मेरी बात को जरा समझने की कोशिश करना, कॉलीफॉर्म की फैमिली जो है इसके ऊपर रुक गई है, आप क्या करोगे, पुट दिस फैमिली इन M एंडोमीडियम। नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, M एंडोमीडियम में रखते हैं इसको। क्यों रखा जाता है बताते हैं। M एंडोमीडियम नाम याद रखना है, क्यों, इट इज द न्यूट्रिएंट फॉर द कॉलीफॉर्म फैमिली। ये एक तरह के न्यूट्रिएंट की तरह एक्ट करता है कॉलीफॉर्म फैमिली के लिए, उनकी ग्रोथ करता है, बट किसी और चीज की ग्रोथ कभी नहीं होने देता। तो लिख लेते हैं M एंडोमीडियम क्या है, इट इज अ न्यूट्रिएंट फॉर कॉलीफॉर्म फैमिली बट इनहिबिट्स का मतलब होता है रोकना, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मेरी बात समझ में आई होगी आप लोगों को, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं बढ़ने देगा बट कॉलीफॉर्म फैमिली को बढ़ाएगा। कितनी देर के लिए एक्चुअली में इसको रखा जाता है, टाइम होता है 20 घंटे का, और एक्चुअली में इसका इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेटर एक मशीन में इसको रखा जाता है 20 घंटे के लिए। टेम्परेचर होता है प्यारे दोस्तों 35 डिग्री सेल्सियस, इंपॉर्टेंट है याद रखना, ठीक है। अब क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। निकालने के बाद होता क्या है, 20 घंटे बाद हम कॉलीफॉर्म्स को काउंट कर लेते हैं, और काउंट करने से मुझे पैथोजेंस के नंबर्स के बारे में पता लग जाता है। मेरी बात समझ में आई होगी आपको। एट लास्ट कॉलीफॉर्म्स काउंटेड। क्लियर है देवी और सज्जनों, क्या मतलब था इस चीज का, ये क्या कर रहा है, सब कुछ ये है मेम्ब्रेन टेस्ट के बारे में, यही होता है। अभी मेरी बात आती है यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, अगला MPN। ये बड़ा अच्छा है, जरा ध्यान से समझेंगे। यहां पर MPN से गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है, जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं दे दूंगा, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन याद नहीं है क्या आया था, मैंने अपने टाइम में पढ़ा था तो मुझे याद है कि आया हुआ है। MPN की फुल फॉर्म क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट। देखिए होता क्या है, आपने एक ट्यूब लिया, उस ट्यूब के अंदर आप लोगों ने अपना वाटर सैंपल रख लिया, कितना 10 ml। मेरी बात को ना जरा समझने की कोशिश करेंगे। एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 10 ml, जिस भी पानी पे आपको पैथोजेंस चेक करने हैं उसका सैंपल लिया, 10 ml क्रिएट कर लिया। दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करा प्यारे दोस्तों, 9 ml आपने रखा डिस्टिल्ड वाटर या स्टेराइल वाटर, प्लस 1 ml आपने इस वाटर सैंपल का इसमें डाल दिया, 1 ml वाटर सैंपल। तो टोटल कितना हो गया, 10 ml ही हो गया। लेकिन यहां पर कंसंट्रेशन कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, समझने की बात है। यहां पर कंसंट्रेशन मेरा आ जाएगा 1,
लिख दिया। 1 ml का कंसंट्रेशन आ गया ना 1 in 10। तो यहां से अगर मैं क्या करता हूं, दोबारा से एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं, उसके अंदर दोबारा से 9 ml स्टेराइल वाटर लेता हूं, प्लस इसका 1 ml पानी इसमें भरता हूं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली में, अपने इस सैंपल को डाइल्यूट करता जा रहा हूं, डाइल्यूट करता जा रहा हूं। किस रेट के साथ? डाइल्यूशन चेंज करता जा रहा हूं, वो ही चीज है। ठीक है, 9 ml स्टेराइल वाटर प्लस 1 ml वाटर सैंपल। इसका कितना हो गया कंसंट्रेशन? 0.1%। मैं देख सकता हूं इसका 1 था, इसका अब 10वां हिस्सा आ गया, तो ये 0.1 हो जाएगा। सिमिलरली आप क्या करते हो, एक और टेस्ट ट्यूब बनाते हो जिसके अंदर 9 ml स्टेराइल वाटर रखते हो प्लस 1 ml वाटर सैंपल। किसका? इस वाले का उठा के। तो इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया? 0.01। मेरी बात समझ में आई होगी। आपने क्या करा, अपने वाटर सैंपल को स्टेराइल वाटर के साथ डाइल्यूट करा और मेजर्ड अमाउंट में डाइल्यूट करा। अब क्या करा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस सारे सैंपल के अंदर आप लोग मिलाते हो लैक्टोज ब्रोथ। ये नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। लैक्टोज ब्रोथ क्या है? लैक्टोज ब्रोथ एक तरह का न्यूट्रिएंट है जो कॉलीफॉर्म्स को डेवलप होने देता है, लेकिन और किसी को डेवलप नहीं होने देता। जो एम एंडोमीडियम काम कर रही थी वही काम ये करेगा। तो मैं लिखूंगा न्यूट्रिएंट्स, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, सिमिलर टू एम एंडोमीडियम। डेफिनेशन अपने आप समझ जाओगे ना आप यहां से, तो मेन एम था डेफिनेशन बताना। एम एंडोमीडियम जैसा होता है मेरा लैक्टोज ब्रोथ, हर किसी के अंदर मिलाया। अब क्या करता है प्यारे दोस्तों, इसको रखा जाता है, इंक्यूबेशन करी जाती है। कितने टाइम के लिए? ये मिटा दूं, चलो आगे करते हैं। यहां से होती है इंक्यूबेशन, कितने टाइम के लिए? 48 आवर्स के लिए। इंक्यूबेशन के प्रोसेस के दौरान मेरे प्यारे दोस्तों ये क्या करता है, ये गैस निकालता है, CO2 रिलीज करता है। इट रिलीजेस CO2 एंड एसिड्स। ये एसिड्स और CO2 को रिलीज करता है, और वो एसिड्स और CO2 जितना रिलीज होता है मैं उसको नाप लेता हूं। ठीक है, और मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड टेबल होती हैं। उन स्टैंडर्ड टेबल की हेल्प से मैं यहां पर MPN वैल्यू निकालता हूं पर 1000 ml की। मेरी बात समझ में आई? आप यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों उन स्टैंडर्ड टेबल की हेल्प से पर 100 ml की एक ये पर 100 होता है, MPN वैल्यू निकालते हो पर 100 ml की। वहां से आप अपने पैथोजेंस के नंबर के बारे में बताते हो। मेरी बात समझ में आई? एक्चुअली में होता क्या है वो थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा, ज्यादा जरूरत नहीं है उस टेस्ट की। हम क्या करते हैं, डिफरेंट डाइल्यूशंस के मेरे पास टेस्ट आए हैं। एक आया मेरे पास 10 ml का, एक आता है 1 ml का, 1.1 ml का। हम क्या करते हैं, 5-5 टेस्ट ट्यूब इनकी ले लेते हैं। ठीक है, ये 5-5 टेस्ट ट्यूब जो हमने लिया प्यारे दोस्तों, इनमें से कितने नंबर की टेस्ट ट्यूब मेरे को पॉजिटिव टेस्ट दे रही है? मेरी बात को समझ रहे हैं? इनमें से जो जो पॉजिटिव टेस्ट देता है मैं उसको एक साथ रख लेता हूं और ग्रुप बना लेता हूं। गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उस क्वेश्चन को कराऊंगा ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस अभी इतना सा समझ के चलना, प्रोसेस काम का नहीं है हमारे कभी। उनका ग्रुप बना लेता हूं, और ग्रुप बनाने के बाद एक छोटे से फॉर्मूले में पुट करके अपनी MPN वैल्यू निकालता हूं। गेट में जैसा क्वेश्चन आया था सेम क्वेश्चन करा दूंगा, डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। यहां से प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 मिनट खा जाएगा समझाने में, इसलिए नहीं बता रहा। क्लियर है? तो ये आपका कहीं ना कहीं MPN टेस्ट ऐसे निकलता है। अगली मेरी बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। ये क्या है? कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट। देखिए होता क्या है इस टेस्ट के अंदर प्यारे दोस्तों, ये क्या करता है, जो भी मेरे को कॉलीफॉर्म बी कॉली टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, जितने टेस्ट देते हैं उनका रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरे को एक यहां से कॉलीफॉर्म इंडेक्स नंबर मिलेगा मुझे, यहां से ऐसा कह सकता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी ऑफ द टेस्ट विच गिव्स बी कॉली पॉजिटिव टेस्ट। लिख लेते हैं, it is reciprocal of the smallest quantity of test which gives positive B
कॉली टेस्ट। मेरी बात समझ में आई? सिर्फ छोटी सी डेफिनेशन है, पेपर में आपसे पूछ सकता है, इसलिए ये याद होनी चाहिए। लेकिन आज के जमाने में मेरे प्यारे दोस्तों ना तो एमपीएन यूज करा जाता, ना कॉलीफॉर्म इंडेक्स टेस्ट यूज करा जाता। क्यों? क्योंकि यार महंगे पड़ते हैं, इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है जितना खर्चा आ जाता है। तो मैं लिख लेता हूं ये बात कि आज के ज़माने में ना तो कॉलीफॉर्म टेस्ट यूज़ होता है, ना एमपीएन टेस्ट यूज़ होता है, ठीक है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। चलो इसके बारे में तो पढ़ लिया। अगला मेरा टॉपिक आता है थोड़ा सा आयरन बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना। आयरन के बारे में पहले भी पढ़ा रखा है, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। द बैक्टीरिया विच इज हैविंग आयरन इज कॉल्ड द आयरन बैक्टीरिया, ये अपने को पता है। तो लिख लेते हैं जल्दी से। आयरन बैक्टीरिया के बारे में अपने को पढ़ना है दोस्तों। ये क्या है? देखो, वो बैक्टीरिया जिनके अंदर आयरन होता है, मेरे को पता है आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके क्या करता है, आयरन हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर देता है, ये अपने को पता है, ठीक है। जनरली मैं ये बात लिखना चाहूंगा यहां पर, इट कॉजेज पिटिंग इन द पाइप्स। पिटिंग का मतलब होता है प्यारे दोस्तों छेद कर देता है पाइप्स के अंदर। तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए कि ये पिटिंग कॉज कर देता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही है कि फेरिक हाइड्रोक्साइड जब ये बनाता है, ठीक है, तो ये क्या करेगी, एक तरह का पीपीटी होता है। पीपीटी होने का मतलब क्या है कि ये पाइप में ऐसे सेट हो जाएगा, नीचे नीचे सेट हो गया तो क्या करेगा, इट कॉजेज इंक्रस्टेशन। मैंने आपको बताया था पाइप को रोकने की कोशिश करेगा, पाइप को चौक कर देगा, जाम कर देगा, ठीक है। तो ये दो चीजें अपने को पता होनी चाहिए। अगला मेरा एक और आता है सल्फर बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना। छोटा सा टर्म है यार, पेपर में पूछ सकता है आप लोगों से, इसलिए पढ़ा रहा हूं सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। सल्फर बैक्टीरिया क्या काम करता है ये अपने को पता होनी चाहिए देवियों और सज्जनों। देखिए सल्फर जो होता है, कई सारे ऐसे एनवायरमेंटल हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं जिनके साथ रिएक्ट करके ये कुछ ऐसे एक्सक्रीटा प्रोड्यूस करता है। एक्सक्रीटा का मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो हमारे कंक्रीट को नुकसान कर सकता है, एसिड्स प्रोड्यूस करता है। तो मेरी बात यहां पर लिखेंगे, सल्फर बैक्टीरिया जो होता है अपने मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के साथ, लिखूंगा आफ्टर मेटाबॉलिज्म it produces certain types of acids, certain acids which are harmful to the concrete, harmful to concrete। और मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, आप लोगों ने सुना होगा सल्फेट अटैक के बारे में, वो ये ही होता है, ठीक है। तो अपने को ये चीज पता होनी चाहिए, कुछ एसिड प्रोड्यूस करता है जो मेरे हार्मफुल होते हैं कंक्रीट के लिए, जिसको बोला जाता है सल्फेट अटैक। क्लियर है? अब यहां पर मैं आपको तीन तरह के मेरे पास बैक्टीरियाज होते हैं, उनसे फैलने वाली बीमारी के बारे में एक छोटी छोटी सी चीजें लिखवाना चाहूंगा। इंपॉर्टेंट है, डीएमआरसी एलएमआरसी में पूछ सकता है, हो सकता है एसएससी में भी पूछ ले, कोई बड़ा एग्जाम तो है नहीं वो भी, तो अपने को इसके बारे में पता होना चाहिए। वो टेबल लिखवा रहा हूं अभी, ठीक है। तो यहां पर जेंटलमैन बोर्ड पर आपको दिख रहा है कि यार तीन तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया कौन सी बीमारी कॉज करता है, टाइफाइड, कॉलरा, डाइसेंटरी। होमवर्क है आप लोगों का यहां पर, आपको डाइसेंट्री के बारे में बताना है एक्चुअली में क्या होती है, जिससे और बच्चों को भी नॉलेज हो सके। तो आपका ये होमवर्क भी है, इससे नॉलेज भी बढ़ेगा। आप लोगों को कमेंट जरूर करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। वायरसेस क्या कॉज करता है, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, पीलिया और पोलियो दोनों कोशिश करता है। याद रखेंगे, वायरसेस पीलिया और पोलियो दोनों करता है, ठीक है। प्रोटोजोआ की बात आती है, प्रोटोजोआ क्या कॉज करता है, एमोबिक डाइसेंटरी। तो आई होप प्यारे दोस्तों याद हो गया होगा। देखो यार, आधे घंटे का लेक्चर हो चुका है ये वाला। मैं क्या सोच रहा हूं कि अगली जो यूनिट है हमारी वो है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वो नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूं, शुरुआत से बढ़िया से रहेगा वो, ठीक है। तो आई होप जितना मैंने पढ़ाया है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट दोनों लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा, एंजॉय करा होगा लेक्चर और कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा, कॉन्फिडेंस गेन हुआ होगा। जो मैंने कहा कि 100% यही से आएगा, बाहर से एक भी चीज नहीं आएगी। न्यूमेरिकल्स की बात आती है दोस्तों, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊंगा। हो सका तो लाइव हम लोग जल्दी शुरू करने वाले हैं। आप लोग ऐसे ही स्प्रेड करते रहो लेक्चर को, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को यहाँ बुलाते रहो, बिकॉज वी वांट मैक्सिमम स्टूडेंट्स टू बी प्रेजेंट हियर सो दैट दे कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम आवर वीडियो, दे कैन गेट द नॉलेज सो दैट दे कैन क्वालिफाई द गेट एज वेल एज एसएससी जेई। अपने देश का, अपने माँ बाप का, सबका नाम रोशन कर सके वो लोग, ठीक है। आप लोग ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करते रहो। आप सभी का धन्यवाद है मेरे साथ इस लेक्चर में बनने के लिए। आप इतना साथ दे रहे हो, ये बात हमें बहुत अच्छी लग रही है। आप सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा
इसको स्प्रेड करने में हेल्पफुल रहे हैं। उनका नाम मैं लाइव में बोलूँगा, अभी नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। और कुछ अलग से प्लान चल रहा है दोस्तों, स्कीम्स के बारे में लाइव में बताऊँगा, जल्दी आ रहे हैं लाइव में आप लोगों के बीच। हम ऐसे ही स्प्रेड करते रहो, पढ़ते रहो, खूब मेहनत करते रहो, डाउट्स भेजते रहो, ग्रुप पर ऐड हो जाओ। ग्रुप का नंबर आप वीडियो में जो आपको नंबर मेंशन होता है वहाँ से पता कर सकते हैं किस नंबर से हमारा ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। वहाँ पर ऐड हो सकते हैं आप। सो चलते हैं, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो। उनके आशीर्वाद के बिना कभी कुछ मिला नहीं है, ना मिलेगा, ठीक है। देश की सेवा करते रहो। सभी का धन्यवाद मेरे साथ इस लेक्चर में बनने के लिए। थैंक यू फॉर कॉन्टिन्यूसली वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, वंदे।